स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी सब्जेक्ट से भारतीय संविधान में संघात्मक व एकात्मक व्यवस्था के लक्षणों के बारे में। MPPSC मेंस में यह प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का संविधान एकात्मक है या संघात्मक, विवेचना कीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की वो विशेषताएं जो इसे संघात्मक या एकात्मक बनाती हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो साथियों, जैसा आप जानते हैं, भारत एक संवैधानिक गणराज्य है। संवैधानिक गणराज्य है से तात्पर्य है भारत का एक लिखित संविधान है। भारत का एक लिखित संविधान है और गणराज्य का अर्थ है कि भारत का राष्ट्र प्रमुख यानी राष्ट्रपति, भारत का राज्य प्रमुख यानी राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। यह वंशानुगत नहीं होता। कैसा होता है? निर्वाचित होता है। तो भारत एक कैसा है? संवैधानिक गणराज्य है। ठीक है, भारत एक संवैधानिक गणराज्य है। साथ ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में उल्लेख है भारत राज्यों का संघ है। क्या लिखा है? भारत राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ से तात्पर्य है कि विभिन्न राज्यों से मिलकर भारत का निर्माण हुआ है, परंतु इन राज्यों को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। यह सब मिलकर अखंड भारत का निर्माण करते हैं। भारतीय संविधान में इस भारत के संघों के लिए कहीं भी फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि इसकी जगह इंग्लिश में यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत जो है वह राज्यों का संघ है। केसी हेयर ने कहा है, भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है जिसमें संघीय विशेषताएं नाम मात्र की हैं। अर्थात इसका जो स्वरूप है, संविधान में जो प्रावधान है, उनके अनुसार भारत एक एकात्मक स्वरूप को रखे हुए है जिसमें संघीय विशेषताएं सिर्फ नाम मात्र की हैं। इसका मतलब भारत का संविधान संघीय कम एकात्मक अधिक है। वहीं प्रोफेसर पायली ने कहा है कि भारत का ढांचा तो संघात्मक है किंतु उसकी आत्मा एकात्मक है। वहीं संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि भारत का संविधान संघात्मक भी है और एकात्मक भी है। उन्होंने क्या कहा है कि भारत का संविधान संघात्मक भी है और एकात्मक भी है। तो यह दोनों कैसे हैं, इन तत्वों के बारे में हम समझ लेते हैं। डीडी बसु ने लिखा है, भारत का संविधान ना तो शुद्ध रूप से परिसंघीय है और ना ही शुद्ध रूप से एकक है। यह दोनों का संयोजन है। तो चलिए अब बढ़ते हैं, इसके प्रमुख तत्वों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जो भारतीय संविधान को संघात्मक बनाते हैं। तो उनमें सबसे पहला है संविधान की सर्वोच्चता। हम जानते हैं कि भारतीय गणराज्य में संविधान सर्वोच्च है। भारतीय राजनीति में संविधान सर्वोच्च है। जो कुछ भी संविधान में लिखा है उसी के अनुसार अधिनियम बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन। तो हमें मिलेगा अनुसूची 7 में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। यहाँ 3 सूची हैं। एक को बोलते हैं संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। तो संघ सूची में ऐसे विषयों का उल्लेख है जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। ऐसे विषयों को संघ सूची के विषय कहते हैं। और राज्य सूची के विषय ऐसे विषय हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संघ और राज्य दोनों को है। तो अगर हम देखें यहाँ पर
संघ सूची और राज्य सूची के पृथक्करण के कारण हम कह सकते हैं भारतीय शासन व्यवस्था संघात्मक शासन व्यवस्था है। अगर संघ सूची की बात करें तो संघ सूची में कुल 100 विषय हैं, अभी कुल 100 विषय हैं। जब संविधान का निर्माण हुआ था तब इसमें 97 विषय थे, तब इसमें 97 विषय थे। अब बढ़ाकर कितने विषय हो गए हैं? 100 विषय हो चुके हैं। समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची में कुल 52 विषयों का उल्लेख मिलता है जिन पर कानून बनाने का अधिकार संघ व राज्य दोनों को है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें कि संघात्मक लक्षण और कौन सा है, तो वह है केंद्र और राज्य की पृथक पृथक सरकारें। हम आज वर्तमान समय में देखते हैं पंजाब में अलग सरकार है, बंगाल में अलग सरकार है, यूपी में कोई और सरकार है और केंद्र में कोई और सरकार है। इस तरह से सभी राज्यों में अलग अलग सरकार है और इसलिए हम कह सकते हैं कि केंद्र और राज्य में अलग अलग सरकार होने के कारण यह भारतीय संविधान संघात्मक व्यवस्था के लक्षण को दर्शाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्वतंत्र व सर्वोच्च न्यायालय। हम जानते हैं अनुच्छेद 50 में, आर्टिकल 50 में कार्यपालिका व न्यायपालिका के पृथक्करण की बात की गई है। कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात की गई है। तो न्यायपालिका पृथक होती है कार्यपालिका से, वह स्वतंत्र होती है कार्यपालिका या विधायिका से। वह सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है कि किसी भी अधिनियम में अगर वह असंवैधानिक है तो वह उसको निरस्त कर सकती है। इस तरह से स्वतंत्र और सर्वोच्च न्यायपालिका संघात्मक व्यवस्था का एक प्रमुख तत्व है, एक प्रमुख लक्षण है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन, केंद्र व राज्य में पृथक पृथक सरकारें एवं स्वतंत्र व सर्वोच्च न्यायपालिका संघात्मक व्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। इसके बाद हम देखते हैं एकात्मक लक्षण, एकात्मक विशेषताएं कौन कौन सी हैं भारतीय संविधान की। एकात्मक व्यवस्था की बात करें तो हम सबसे पहले कह सकते हैं एकीकृत न्याय प्रणाली। हम जानते हैं पूरी की पूरी न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका से पृथक है, लेकिन यह न्यायपालिका एकीकृत न्याय प्रणाली है। अर्थात सबसे पहले जिला अदालतें और छोटी अदालतें, उसके बाद हाई कोर्ट और सभी हाई कोर्ट के ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट। तो सब यह कहीं ना कहीं एक केंद्रीकृत लक्षण को शो करता है, यह एकीकृत न्याय व्यवस्था प्रणाली को शो करता है, जो कि एकात्मक शासन व्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। इसके बाद हम देखते हैं एक हरी नागरिकता। हम जानते हैं भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, अर्थात चाहे वो व्यक्ति राजस्थान का हो, चाहे कोई व्यक्ति पंजाब का हो, चाहे वह यूपी का हो, चाहे वो बिहार का हो, चाहे तमिलनाडु का हो, केरल का हो, या फिर वह नॉर्थ ईस्ट स्टेट असम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर कहीं का भी हो, त्रिपुरा का हो, लेकिन सभी भारतीय कहलाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में यह इसका एक एकात्मक लक्षण है। शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था 3 सूचियां बनाई गई हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। हमने देखा केंद्र को कुल 100 विषय दिए गए जिन पर कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार को है, और राज्य को सिर्फ 61 विषय दिए गए, है ना, जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। तो कुल 61 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है और केंद्र को 100 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। इसका अर्थ है कहीं ना कहीं अधिकार सर्वाधिक किसके पास है? केंद्र के पास। साथ ही साथ हम देखते हैं वित्तीय रूप से सुदृढ़ स्थिति में रहता है हमेशा ही केंद्र, और केंद्र अनुदान देता है राज्यों को कार्य करने हेतु। तो इस तरह से केंद्र अधिक शक्तिशाली है। तीसरी बात, हमने अभी देखा कि केंद्र
राज्य और समवर्ती सूची में विषयों का बंटवारा किया गया है, परंतु कुछ ऐसे विषय भी हैं जो ना तो केंद्र सूची में आते हैं, ना ही राज्य सूची में आते हैं और ना ही समवर्ती सूची में आते हैं। ऐसे विषय को हम अवशिष्ट विषय कहते हैं और इन अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का होगा। तो अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार होगा केंद्र सरकार का। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस अनुच्छेद में इन सूचियों का उल्लेख है। ये तो वही अनुसूची 7 जिसमें उल्लेख है केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची का। उसके अलावा ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची का उल्लेख है? तो यह उल्लेख है अनुच्छेद 246 में। 246 में अनुसूची 7 का उल्लेख है, अर्थात केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची का उल्लेख है अनुच्छेद 246 में। नेक्स्ट देखते हैं, संघ व राज्य के लिए एक ही संविधान, अर्थात भारतीय संविधान एकल संविधान है, अर्थात सर्वोच्च है भारतीय संविधान। चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे केरल हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे त्रिपुरा हो, चाहे मिजोरम हो, मणिपुर हो, हर राज्य के लिए एक ही संविधान है जिसे हम भारतीय संविधान कहते हैं। तो इस तरह से संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान का होना भारतीय संविधान की एकात्मक तत्व को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार को राज्य की सीमा परिवर्तन करने का अधिकार। हम जानते हैं जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ तो यह अधिकार किसके पास था? यह अधिकार था केंद्र सरकार के पास। केंद्र सरकार राज्यों की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। तो इस तरह से केंद्र सरकार को राज्यों के सीमा परिवर्तन का अधिकार है। यह भी भारतीय संविधान की एकात्मक लक्षण को प्रदर्शित करता है। राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति। राज्यों में राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, इसीलिए कहा जाता है कि राज्यों में जो राज्यपाल की नियुक्ति है वह एकात्मक शासन व्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। राज्यपाल अपनी शक्ति का प्रयोग करके राज्य के किसी अधिनियम को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। तो राज्यपाल का किसी भी राज्य के अधिनियम को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना एकात्मक लक्षण को प्रदर्शित करेगा। साथ ही राज्यपाल राष्ट्रपति से राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश भी कर सकता है। राज्य सूची के विषय पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार। आर्टिकल 245 के अनुसार राज्यसभा को किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जा सकता है और उस विषय पर संघ सरकार कोई भी कानून बना सकती है और ऐसा प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा पारित किया जाना चाहिए और वह उस राज्य या किसी पर्टिकुलर भाग के लिए विधि बना सकेगा या कानून का निर्माण कर सकेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं भारतीय संविधान की या भारतीय शासन एक एकात्मक शासन व्यवस्था को प्रदर्शित करेगा। हमारा भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण हमने पढ़ लिए। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में एकात्मक और संघात्मक दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं और भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए भी एकात्मकता के गुण को धारण किए हुए है। कल हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।